Hello students, let us continue to discuss JEE मेन फिजिक्स पेपर 2025 का दो सेक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये लास्ट सेक्शंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर देखें तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। ये कह रहा है इन ए वर्नियर कैलिपर्स वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल। अब अगर यूजुअली जो हम लोग लैब में करते हैं अगर उसको देखें तो उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन अगर आप वर्नियर स्केल को मॉडिफाई करें तो वन वर्नियर स्केल डिविजन्स को इक्वल किया जा सकता है मेन स्केल के। यूजुअली ये छोटा होता है, तो यहाँ ऑलवेज की जगह पर अगर इस ऑलवेज की जगह पर यूजुअली वर्ड यूज करें, यहाँ पर अगर यूजुअली वर्ड यूज करें तब आप कह सकते हैं कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज यूजुअली स्मॉलर देन वन मेन स्केल, जैसा कि हम लोग लैब में करते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशंस के थ्रू से वन वर्नियर स्केल को वन मेन स्केल के इक्वल किया जा सकता है। तो ऑलवेज लिख रहा है, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत मान रहे हैं। दूसरा देखें तो वर्नियर कांस्टेंट यानी कि लिस्ट काउंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो ये गलत हो गया। अगर वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट को देखें तो दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर डिवीजन होता है लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आपका बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। वर्नियर स्केल यूजुअली स्मॉलर होता है लेकिन ऑलवेज स्मॉलर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप मॉडिफिकेशन के थ्रू से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को वन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये कैपेसिटर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 40 microfarad is connected to 100 volt supply. Now the intermediate space between the plates is filled with the dielectric constants of 2. Due to the introductions of dielectric material, the extra charge and change in electrostatic energy the capacitor respectively are. अब अगर यहाँ पर देखें ये सपोज करिए बिना डाइलेक्ट्रिक्स का है और यहाँ पर 100 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो चार्ज होगी दैट विल बी इक्वल टू सी वी एंड ये 40 माइक्रोफेराड है, तो 40 इंटू 10⁻⁻6 एंड इन 100, तो ये आपका 4 इंटू 10⁻³ यानी कि ये 4 मिली कूलम हो गया। अब इसने क्या किया है, फिर से ये 100 वोल्ट के अक्रॉस लगा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एक डाइलेक्ट्रिक्स को फिलअप कर दिया है K = 2 से। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक्स को फिलअप कर दोगे तो इसकी कैपेसिटेंस KC हो जाएगा। तो जो चार्ज होगी दैट विल बी इक्वल टू KC एंड आपको CV की वैल्यू ऑलरेडी है 4 माइक्रो, तो ये 8 माइक्रोकूलम हो गया। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक्स्ट्रा चार्ज जो फ्लो हुआ दैट इज 8 - 4 यानी कि 4 मिली कूलम, ये एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ। द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर करें तो यहाँ पर डेल्टा U अगर देखें तो फर्स्ट केसेस में आप हाफ C² लिखेंगे एंड सेकेंड केसेस में हाफ AC एंड V² लिखेंगे एंड लेटर ऑन को आप प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, तो यहाँ से हाफ CV² को अगर हम कॉमन ले लिए
तो यहाँ से बचेगा k एंड -1। अब अगर डेटा को फेड करें तो हाफ का वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻6 एंड v स्क्वायर हो गया 10⁻4 एंड ये 1 हो गया। 2 - 1 1 ही रह गया, ये 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 एंड ये 0.2 जूल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो चार्ज एक्स्ट्रा हमारे पास फ्लो हुआ दैट इज 4 मिली कूलम एंड एनर्जी का जो डिफरेंसेज आया वो 0.2 जूल। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन है। इन द डायग्राम बिलो देयर आर 3 लेंसेज। इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। एंड कंसिडरिंग नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ ईच them as compared to R1 and R2, radii of curvature for upper and lower surfaces for the glasses lens। तो R1 ऊपर वाले का है, R2 नीचे वाले का है। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशंस आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशंस है, इस कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज की हमें पावर बतानी है। तो अगर देखें तो मैं इसकी डायग्राम को इसमें से सेपरेट करके अलग बना दिया हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाले केसेस में जो अपर सरफेस है वो प्लेन है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड इसमें R1 एंड R2 है एंड 3/2 आपका ग्लास है। एंड नीचे वाले का देखेंगे तो ये फिर से ये वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्फिनिटी हो गया, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इन्फिनिटी हो गई है। तो यहाँ पर पहले आप जो इंडिविजुअल्स लेंसेज हमने बनाया, जैसे इसमें 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, उसकी डायग्राम हमने अलग शो कर दिया है। तो अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो इन जनरल फार्मूला जो हम यूज करते हैं, वन जैसे आप जनरल लिखते हैं 1/f इक्वल टू u-1 एंड 1/r1 - 1/r2, ये जनरल फार्मूला लिखते हैं आप। एंड यहाँ पर R1 एंड R2 के लिए साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। एंड साइन कन्वेंशंस में जैसे आप पहले करते हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस में कोई डिस्टेंस होगा तो वो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शंस में नेगेटिव, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी लेते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर आप फर्स्ट का देखें तो मैं इसकी फोकल लेंथ को f1, इसकी फोकल लेंथ को f2 एंड इसकी फोकल लेंथ को f3 से डिनोट कर देते हैं। तो 1/f1 u-1, तो ये हो जाएगा 4/3 एंड -1 एंड 1/∞ माइनस, एंड माइनस करेंगे तो ये +R1 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 1/3R1 ये आपका फर्स्ट वाले का आ गया, दिस इज द फर्स्ट लेट। अब अगर सेकेंड का लिखें तो 1/f2 इक्वल टू, सेकेंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ये 3/2 एंड -1 एंड फर्स्ट वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है। दिस इज द -1/r1 एंड माइनस, तो ये +1/r2 आ जाएगा। एंड ये आपका कितना हो गया 1/2 -1/r1 एंड +1/r2, ये सेकेंड का हो गया। एंड थर्ड का देखें अगर तो 1/f3 इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर वाले का R2 है और नीचे वाले का इन्फिनिटी है एंड 4/3 है, तो ये आ गया 4/3 -1 1 -1/r2 एंड -1/∞, तो ये कितना आ गया 1/3 एंड इंटू -1/r2। ये इंडिविजुअल्स का हमने लिख दिया है। अब ये कह रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट पावर लिखने के लिए बोल रहा है। तो इक्विवेलेंट पावर अगर लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड आप चाहो तो P को P1 प्लस P2
एंड प्लस P3 भी लिख सकते हैं, उसके बेसिस पर आप ऐसा लिखे हैं। अब इसमें सिंपली वैल्यू फिट कर देना है। तो ये अगर थर्ड देखें, तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड में देखें तो 1/3, आप फर्स्ट एंड थर्ड में आप 1/3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ से क्या बचेगा, 1/R1 एंड -1/R2 एंड प्लस। अब अगर थर्ड मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वाले को हमने लिख दिया है, सेकंड वाले को देखें अगर, तो 1/2 इसमें चाहें तो आप -1/2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर तो -1/2 एंड 1/R1 एंड -1/R2 लिख सकते हैं, एंड 1/R1 एंड -1/R2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1/3 एंड -1/2 बच जाएगा। तो ये -1/6 आ जाएगा। तो दिस इज 1/R1 -1/R2 एंड यहाँ पर -1/6 सकते हैं। तो अगर ऑप्शन देखें, -1/6 1/R1 -1/R2, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन द वायर बॉन्ड स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। इसमें सिंपल क्वेश्चंस है। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के लिए रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब अगर देखें यहाँ पर, तो यूजुअली रेसिस्टिविटी को हम ऐसा लिखते हैं, दैट इज द रो नॉट एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि 1 डिग्री सी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी कितनी चेंज हो रही है, दैट डिनोटेड बाय अल्फा। अब अगर देखें तो फॉर कंडक्टर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब कंडक्टर में अगर रेसिस्टिव करेगा, अगर आप टेम्परेचर को रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर कंडक्टर के लिए, लेकिन फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब रेसिस्टिव करेगा, सॉरी रेसिस्टिव करेगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू नेगेटिव करेगा। एक सेकेंड, रेसिस्टिव करेगा अगर आपकी टेम्परेचर इंक्रीज। का मतलब कंडक्टर के केसेस में टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है, एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, तो यूजुअली हम स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस उस मटेरियल का बनाते हैं जिसकी अल्फा ऑलमोस्ट जीरो होता है, जिसका अल्फा ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो होती है। ये किसी एलॉय का बनता है, आ, जैसे मैग्नानीन है या कॉन्स्टेंटिन है। आ, ऐसे मटेरियल्स का हम स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। उसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है दैट टेंस टू जीरो है। इसका मतलब रेसिस्टिविटी के लिए अगर आप पहला ग्राफ देखें तो ये कंडक्टर का होगा, एंड फोर्थ ग्राफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का होगा। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के लिए 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगी, जो ऑलमोस्ट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट दिखा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगर कंडक्टर का होता तो फर्स्ट, एंड इंसुलेटर का होता तो फोर्थ होता। नेक्स्ट,
ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन है. ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड. The height traversed by the particle in the first second is h naught, and the height traversed in the last second before it reaches the maximum height is h1. अब यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से प्रोजेक्ट किए हैं, मान लीजिए इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड से, एंड 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है. अब फर्स्ट सेकेंड्स में ये h1 हाइट को कवर कर रहा है. तो आप h1 को सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं. h1 इक्वल टू ये वर्टिकल है, तो दैट विल बी इक्वल टू yt एंड प्लस हाफ ayt स्क्वायर. तो यहाँ पर uy 30 है डायरेक्शंस में, आपका uy इज 60 sin 30, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया. एंड 1 सेकेंड बोल रहा है, सो दिस इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड माइनस 1/2 10 एंड इन 1 स्क्वायर. तो ये आपका 25 मीटर आ गया. यानी कि फर्स्ट सेकेंड्स में जो ये हाइट कवर किया है उसकी वैल्यू 25 मीटर आ गया. अब ये कहता है कि अगर ये मैक्सिमम हाइट है एंड यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो इससे 1 सेकेंड बिफोर जो हाइट है, देखिए फिर से देखिए, आपका इन द फर्स्ट सेकेंड इज h नॉट. तो मान लीजिए इसको ये h नॉट लिखने के लिए बोल रहा है, ये हमारा h नॉट है. एंड हाइट ट्रेवर्स इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, बिफोर रीचेज द मैक्सिमम हाइट, लास्ट सेकेंड्स में जो वो हाइट कवर कर रहा है उसकी वैल्यू को देखें अगर, तो यहाँ पर अगर देखें तो मान लीजिए कि ये हाइट मैक्सिमम हाइट रीच करने से 1 सेकेंड बिफोर है, और इसको ये h नॉट लिया और इसको ये h1 बोल रहा है. तो अगर आप इसको ड्रॉ कर दें तो ये हाइट सेम होगा. अब यहाँ पर देखें तो ये 1 सेकेंड का हाइट है, तो आप अगर टॉप से बिलो कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. मीन्स टॉप से 1 सेकेंड्स में जितना हाइट गया, लास्ट सेकेंड्स में उतना ही हाइट ऊपर गया होगा. तो अगर आप टॉप से कैलकुलेशंस करोगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और 1 सेकेंड्स में जो हाइट होगी उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए बोल रहा है. तो h1 की वैल्यू 0 एंड माइनस 1/2 10 एंड इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा. तो h1 की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर आ जाएगा. तो यहाँ से h नॉट अपन h1 इक्वल टू 25/5 यानी कि 5 मीटर आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो 5 मीटर आ जाएगा. अब यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट्स को, वैसे इसमें कैलकुलेशन कम होगी, यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने से पहले 1 सेकेंड का डिस्टेंस जो है वो लास्ट सेकेंड होगा. अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लो. दैट इज 2u sin थीटा बाई जी. तो ये हो गया 2 इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाई 10 एंड इंटू 1/2. तो ये 6 सेकेंड आ गया. तो वर्टिकल हाइट तक पहुंचने में यानी कि t/2 जो होगा वो 3 सेकेंड हो जाएगा. तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में अगर 3 सेकेंड लगता है तो थर्ड सेकेंड विल बी द लास्ट सेकेंड. तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं. एंड लास्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस होता है उसके लिए अगर फार्मूला यूज करें तो Sn विल बी इक्वल टू u एन प्लस a/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड माइनस 1 ऐसा लगा सकते हैं. तो यहाँ पर uy लेते हैं, तो यहाँ पर uy आपका 30 है एंड माइनस 10/2 एंड 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5. तो यहाँ पर 5 आ जाएगा. तो ये फिर से 5 मीटर आ जाएगी.
लेकिन मुझे लगता है कि ये इस मेथड से कैलकुलेशन करने से हमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन कर रहा है। तो वर्टिकल हाइट तक पहुंचने, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो लास्ट सेकंड्स का हाइट होगा वो ऊपर से नीचे 1 सेकंड के हाइट के बराबर होगा, एंड उसमें कैलकुलेशन आसान होगी क्योंकि यू जीरो है। तो मुझे लगता है कि इस मेथड से कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड ए पार्क्ड कार is watching vehicles approaching from behind with the help of his side mirror view, which is a convex mirror with a radius of curvature 2 meter. So another car approaches him from behind with a uniform speed of 90 km per hour. When the car is at a distance of 24 meter from his, the magnitude of the accelerations, अब ये यहाँ पर accelerations of the image पूछ रहा है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज अगर ए है तो 100 ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो यूजुअली हम लोग इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इमेज की एक्सेलरेशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कार इन द साइड व्यू मिरर। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं एक आउटलाइन बना देता हूँ कि सपोज करिए कि ये आपका इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है ये 1 मीटर दिया हुआ है। एंड अगर देखें तो ये कार का साइड व्यू कन्वेक्स मिरर है, एंड जो कार की वेलोसिटी देखें अगर, तो कार की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 मीटर पर सेकेंड्स है, ऐसा दिया हुआ है आपको। एंड इसकी पोजीशन 24 मीटर दिया हुआ है। तो इस पोजीशंस में जब ये इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस केसेस में इस मिरर में जो इमेज बन रहा है उसकी एक्सेलरेशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप इमेज की पोजीशन फाइंड कर लो। तो अगर हम इमेज की पोजीशन फाइंड करें तो 1 अपॉन एंड प्लस लिखेंगे तो -1/24 साइन कन्वेंशन की बेसिस पर, एंड 1/1। तो यहाँ से v का वैल्यू 1 + 1/24, तो ये 24/25 आ गया। अब अगर v इतना आ गया है तो यहाँ पर आप मैग्निफिकेशंस फाइंड कर लो। तो मैग्निफिकेशंस इज इक्वल टू -v/u, एंड u आपका 24 है। एंड साइन कन्वेंशन के बेसिस पर अगर देखेंगे तो u को माइन निगेटिव लेंगे एंड इसको पॉजिटिव लिया हमने, तो ये आपका 1/25 आ गया। अब देखिए v हमारा पॉजिटिव है एंड u निगेटिव है, u -24 है, तो ये 1/25 आ जाएगा। एंड अब अगर vi देखें तो इमेज की जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू -v² / u² एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर -v, तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25, एंड आपका u 24 है एंड ये 25 है।
वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हमारा 24 है ना, ये तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गया ना, तो यू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो यू तो 24 है तो इंटू 24 लिखेंगे ना, एंड इससे आपका -1/25 आ गया। ये आपकी इमेज की वेलोसिटी आ गई, ये भी मीटर पर सेकंड्स में है, ये इमेज की वेलोसिटी आ गया। देखिए सबसे पहले इस पोजीशंस में हमने इमेज की पोजीशन फाइंड किया, इमेज की पोजीशन 24/5 है, एंड मैग्निफिकेशंस निकाल लिया, उसके बेसिस पर आप इमेज की वेलोसिटी निकाल लिए, दैट इज द -1/25। अब अगर देखें यहाँ पर, तो मैं फिर से फार्मूला लगाता हूँ, तो 1/v साइन कन्वेंशन के बेसिस पर -1/u इक्वल टू 1/f, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दिस इज द -1/v स्क्वायर, एंड dv/dt को vi लिख सकते हैं, एंड माई प्लस हो जाएगा 1/u स्क्वायर, एंड du/dt को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ से vi का वैल्यू यहाँ से देखें अगर, तो आपका vi निकल गया। अब हमें इस इमेज की एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा यूज कर रहा हूँ, जैसे 1/v एंड प्लस 1/u, तो -1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dv/dt, तो ये vi हो जाएगा, एंड प्लस 1/u स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई du/dt, तो ये नोट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो vi इज इक्वल टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये इमेज की वेलोसिटी है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इमेज की एक्सेलरेशन निकलेगा, एंड यहाँ पर u/v का हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो accelerations of the image is equal to 2 square 2v एंड dv/dt, तो ये vi हो जाएगा, एंड माइनस v स्क्वायर 2 एंड du/dt, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड होल में v0, एंड यहाँ पर टू द पावर 4 हो जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पर, तो मैं 2v कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो 2 नॉट, एंड दोनों टर्म को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से बच गया i अपॉन यू स्क्वायर, यहाँ से 2 भी हमने कॉमन ले लिया है, तो यू स्क्वायर से u4 कैंसिल हो गया, तो यू स्क्वायर बच गया, एंड माइनस 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा v2 नॉट, एंड बाय यू क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर देखें तो 2 भी कॉमन ले लिए हैं, तो ये v0 बाई यू क्यूब बच जाएगा, एंड होल में v0 है तो v0 हमने लिख ही दिया है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू फिट करें तो 2v का मतलब कितना है 24/25, एंड v0 कितना है 25, एंड vi कितना है -1/25, एंड u स्क्वायर, तो u कितना है 24 का स्क्वायर, एंड माइनस b कितना है, b हमारा है 24/25 एंड v0 25, एंड u क्यूब, तो ये u -24 है तो उसका क्यूब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 24 का क्यूब। अब अगर देखें तो यहाँ से 25 कैंसिल हो गया, एंड एक 24 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2 -1/25,
एंड मल्टीप्लाइड बाई 24 एंड प्लस, यहाँ से देखें तो आपका 25 कैंसिल हो गया एंड यहाँ से 24 एंड 24 तो +1/24 बच गया। तो यहाँ पर अगर आप 2 एंड 1/24 कॉमन ले लो, सॉरी 1/24 कॉमन ले लो, अगर यहाँ से बच गया -1/25 एंड +1, तो ये हो गया 24, तो दिस इज द -2/25 बच जाएगा। यहाँ से 24 कैंसिल हो जाएगा तो -2 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज आपका -2/25 आ गया एंड हमें 100, ये एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज है, तो 100A का वैल्यू की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब 100A वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बेसिस पर अगर आप ऑप्शन देखें तो 100A की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 kg पार्टिकल्स A and B आर गिवन, RA की वैल्यू एंड RB की वैल्यू दिया हुआ है एंड अल्फा, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू दी, where t is the time n and p are constants at t is equal to 1 second। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स अगर आप देखिए तो ये कह रहा है कि t is equal to 1 seconds में हमारा va vv के बराबर है एंड वेलोसिटी v and v are perpendicular orthogonal to each other at t is equal to 1 second। The magnitude of the angular moment of A with respect to the position of B, देखिए आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, 1 सेकेंड्स में A एंड B की जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल दिया हुआ है एंड 1 सेकेंड्स में A की वेलोसिटी B के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसके बेसिस पर आपको A का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द B। अब अगर यहाँ पर देखें, इसमें मैंने अल्फा का वैल्यू को फेड कर दिया है, तो यहाँ से अब अगर कैलकुलेट करें तो VA का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, A इक्वल टू 2I कैप प्लस 3N K कैप एंड प्लस 2K कैप एंड V का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 2I कैप माइनस 2K कैप एंड प्लस 4K कैप, ऐसा दिया हुआ है आपको। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात कर रहा है ये, तो अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें तो t इक्वल टू 1 सेकेंड्स में आपकी वेलोसिटी ऑफ A कितना हो गया, 2I प्लस 3N एंड प्लस K कैप एंड VV कितना हो गया, 2I माइनस 2J एंड प्लस 4K कैप। अब ये कह रहा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड्स में A एंड B परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि VA परपेंडिकुलर है VV के, तो उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसके बेसिस पर अगर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 4 माइनस 6N एंड प्लस 8P, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इससे 2 कॉमन लेके हटा देते हैं तो आपका 3N इक्वल टू प्लस 4P हो। तो ये हमारा एक रिलेशंस आ गया। अब अगर देखें तो दूसरा रिलेशंस कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B इक्वल है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B इक्वल है, इसका मतलब VA स्क्वायर विल बी इक्वल टू VB स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 6N स्क्वायर
प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 एंड प्लस 16p²। तो इसका मतलब 6n² इक्वल टू हो गया 16p²। तो यहाँ पर को कॉमन कर दें क्या? इसको अगर स्क्वायर कर दें, नहीं ये 9² होगा ना, 4 and 3 ये तो 9² हो गया ना, ये सॉरी ये 9² एंड 4 प्लस 60, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से 9n² इक्वल टू 4 एंड प्लस 16p² एंड प्लस 16p। तो यहाँ पर 16 9 ये 9n² है, ये हमारा 9n² है। तो 9n² का वैल्यू 16p² लिख सकते हैं। यहाँ पर 16p² इक्वल टू 4 एंड प्लस 16p² एंड प्लस 16। तो यहाँ से 16p² कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू -1/4 आ गया, इक्वल टू -1/4 आ गया। एंड p इक्वल टू अगर -1/4 आ गया तो n का वैल्यू 1/3 आ गया, n का वैल्यू 1/3 आ गया। तो यहाँ से ये निकल गया। अब हमें कह रहा है कि आपने इसमें जो अननोन वेरिएबल्स था p और n, इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब फाइनल ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू द b। तो अगर आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हो m, एंगुलर मोमेंटम को आप सिंपली r क्रॉस p लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप r क्रॉस p एंड यहाँ पर r की जगह पर हमारा आर ए माइनस आर बी एंड p के जगह पर एम वी ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द बी। यहाँ पर इसीलिए मैंने आर ए आर बी ले लिया है। अब अगर यहाँ पर आर ए देखें 1 सेकेंड्स में बोल रहा है, तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो आई एंड एन का वैल्यू हमने 1/3 निकाला है, तो ये प्लस जे एंड 2 + 2k, ये हमारा आर ए हो गया। एंड आर बी का वैल्यू देखें अगर, तो 2t, तो ये हो गया 2i कैप एंड माइनस जे, तो ये माइनस जे हो गया एंड प्लस 4p, ये -1/4 है, तो ये माइनस के आ जाएगा, ये माइनस के कैप आ जाएगा। तो आर ए माइनस आर बी कितना हो गया? तो एंगुलर मोमेंटम को अगर लिखें तो दैट इज आर ए माइनस, तो ये हो गया -i एंड प्लस 2j एंड प्लस 3k एंड इसका क्रॉस करना है वी ए से। तो वी ए देखिए कितना आ गया, यहाँ से 2i, तो ये हो गया 2i एंड n 1/3 है, तो प्लस j एंड प्लस 2k कैप आ गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर i एंड k करें, तो दिस इज द -1, 2 and 3, 1 and 2। तो अब अगर इसका देखें तो दिस L इज इक्वल टू i एंड 4 एंड -3, तो यहाँ पर 1 बच गया एंड प्लस ये 6 एंड, तो ये 8 आ गया एंड प्लस k करें अगर, तो -5,
-1 एंड -4, तो ये -5 आ गया। तो अब अगर L की मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 एंड +64 एंड +25 का अंडर रूट, तो ये √90 आ जाएगा। एंड यहाँ पर L की वैल्यू 90 आ जाएगा, क्योंकि इसने √L के फॉर्म में बोला है। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ये n और p दो वेरिएबल्स दे दिया है, एंड वी ए एंड वी का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड दोनों और परपेंडिकुलर है। उसके बेसिस पर n और p का वैल्यू आ जाता है, तो उससे आर ए की पोजीशन और बी की पोजीशन और वी निकल जाएगा। एंड उसके बेसिस पर ए की एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द बी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। Two soap bubbles of radius 2 centimeter and 4 centimeter respectively are in contact with each other. The radius of the curvature of the common surface. अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो आपका कांटेक्ट में है। इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है एंड इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस डायरेक्शंस में एक्सेस प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शंस में एक्सेस प्रेशर लग रहा है। और ये मान लीजिए अगर P1 है, यहाँ पर P2 है, तो P1 ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सरफेस बन रहा है उसकी अगर एक्सेस प्रेशर, इसके लिए अगर एक्सेस प्रेशर P है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इक्वल टू 1 माइनस P2। तो अगर हम इसकी रेडियस को R ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4s अपन R विल बी इक्वल टू 4s अपन R1 माइनस 4s अपन R2। तो यहाँ से R इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। 4 सेंटीमीटर ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। 3 कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ, ये थर्मोडायनामिक्स का हीट ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पर फिगर के बेसिस पर आपको जंक्शंस की टेम्परेचर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक एंड की टेम्परेचर 100 डिग्री सी एंड दूसरे एंड की टेम्परेचर 0 डिग्री सी दिया हुआ है। एंड इसमें K1 और K1 की वैल्यू 60 जूल एंड K2 की वैल्यू एंड K3 की वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर आप इसको रेसिस्टेंस के बेसिस पर देखें तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करते हैं R इजकल टू L बाय के ए। यहाँ पर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 2। तो अगर हम फर्स्ट वाले का देखें तो फर्स्ट वाले की रेसिस्टेंस को L और K1 की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर 60A लिख सकते हैं। एंड R2 की वैल्यू को आप L अपॉन 120A लिख सकते हैं। एंड R3 की वैल्यू को L डिवाइडेड बाय K3 की वैल्यू 135 है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2, तो ये L अपॉन
70A आ गया। अब अगर सपोज करिए कैलकुलेशंस को कम करने के लिए हम इसको R मान लेते हैं, ये R/2 हो जाएगा। एंड ये आपका L/A इक्वल टू 60R, ये कितना हो गया 60R डिवाइडेड बाई 270, तो ये 2/9R आ गया। अब अगर देखें तो आपका फिगर कैसा बन रहा है, फिगर में देखें अगर ये R1 है, ये R2 है और ये आपकी R3 है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आप। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 एंड R2 का, तो दिस इज R मल्टीप्लाइड बाय R/2 एंड डिवाइडेड बाय R एंड प्लस R/2, तो ये कितना आ गया 3R/2, ये R/3 आ गया। का मतलब हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो ऐसा डायग्राम हो सकता है, ये हो गया आपका R/3 एंड यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री C है और ये 0 डिग्री C है और इस 2/9R है, ये 2/9R है और जंक्शंस का टेम्परेचर थीटा है, तो थीटा की टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो स्टेडी स्टेट्स में आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वो सेम होगा, और यहाँ तो आप लिख सकते हैं जो हीट करंट यहाँ पर है वही हीट करंट इसमें है, के बेसिस पर अगर हम H को लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय R/3, 3 ऊपर चला गया, इक्वल टू थीटा एंड माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय R/9 ऊपर चला गया, यहाँ पर R एंड R कैंसिल हो गया एंड 3 से ये कैंसिल हो, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 200 माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू, तो 5 थीटा इक्वल टू आपका 200 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये 40 डिग्री, तो 40 डिग्री, तो इसका मतलब जंक्शंस की टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री से आ गया। नेक्स्ट ये मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चंस है एंड ये हमारा सीरीज चलता रहेगा। इसके बाद जो है चैप्टर वाइज चैप्टर की डिस्कशन होगी एंड उसके साथ साथ चैप्टर का PYQ साथ के साथ होगा। जैसे मान लीजिए हम पहला काइनेमेटिक्स ले रहे हैं तो काइनेमेटिक्स की चैप्टर की डिस्कशन होगी एंड साथ साथ काइनेमेटिक्स के PYQ का भी डिस्कशन होगा। तो पहले की तरह स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना कंटिन्यू रखें। थैंक यू।